अस्सलाम वालेकुम। हम सेंटेंस कंप्लीशन की एक्सरसाइज कर रहे थे और मैंने इससे लास्ट वीडियो में इसकी स्टार्टिंग की थी और उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने बताया था कि सेंटेंस को किस तरह से जो है वो आपने कंप्लीट करना है। उसकी 2 ट्रिक्स भी मैंने बताई थी। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से पहले आप वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको इसके बेसिक्स पता चल जाएँ। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है? तो मैंने 15 सेंटेंसेस करवा दिए थे, अब 16 सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस कप ऑफ मिल्क इज़ डैश। अब दिस कप ऑफ मिल्क इज़ डैश। अच्छा देखो, हॉट टू ड्रिंक तो नहीं हो सकता। हॉट इनफ टू ड्रिंक, ये भी सेंस नहीं बना रहा। इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक या टू हॉट टू ड्रिंक। अच्छा देखो, ये दो तो हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहे। इन दोनों पे देखो, यहाँ पे देखो वेरी हॉट टू ड्रिंक होना चाहिए या टू हॉट टू ड्रिंक होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं, सही लग रही हैं, लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ो, दिस कप ऑफ मिल्क इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक, ये हो सकता है, या दिस कप ऑफ मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। इन दोनों में से बेस्ट आपको सेंस कौन सा बना रहा है, मतलब पढ़ने में कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है? दिस कप ऑफ मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक या दिस कप ऑफ मिल्क इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक। तो ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन सी है ये ज़्यादा जो है वो सही लग रहा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इस सेंटेंस का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, दिस कप ऑफ मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अच्छा, सेंटेंस नंबर 17 देखते हैं। ही हैज़ नॉट येट डैश टू रिलाई ऑन हिमसेल्फ। अब देखो इसके जो है ना पहले ऑप्शंस देखो, लर्न, लर्निंग या फिर लीन। अच्छा लीन तो खैर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सही है, लर्निंग, ही हैज़ नॉट येट लर्निंग टू रिलाई ऑन हिमसेल्फ, नहीं, ये लर्निंग क्यों होगा यहाँ पे? ही हैज़ नॉट येट लर्न क्यों होगा? ही हैज़ नॉट येट, देखो ही हैज़ नॉट येट ये परफेक्ट टेंस बन रहा है, तो परफेक्ट टेंस में आपके पास क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म के लिए आपके पास कौन सी थर्ड फॉर्म है? लर्न। तो लर्न यहाँ पे जो है वो आपके पास सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 18 देखते हैं। द फिंगरप्रिंट्स ऑफ वन पर्सन आर डैश। द फिंगरप्रिंट्स ऑफ वन पर्सन आर डैश। अब क्या होगा? डिफर फ्रॉम अदर्स, नहीं, डिफर फ्रॉम अदर्स तो नहीं होगा। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये भी नहीं होगा। देखो द फिंगरप्रिंट्स, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स है ना, ये पूरा फिंगरप्रिंट्स जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है। इस चीज़ को देखो, ये पूरा फिंगरप्रिंट्स जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ वन पर्सन आर डैश डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो इसमें अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा, क्योंकि आप देखो ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है आपके पास? डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ दी अदर्स। अब देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है, सही है ना? फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है, तो आगे भी ऑफ वन पर्सन, यानी एक पर्सन की फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ दी अदर्स, डिफरेंट होंगी दूसरों की फिंगरप्रिंट्स। तो जो यहाँ पे फ्रॉम दोज, ये जो दोज वर्ड्स है ना, ये बेसिकली इस फिंगरप्रिंट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये वाला दोज वर्ड्स, सही है। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट जो आपके पास ऑप्शन है वो है कौन सा? डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ दी अदर्स, सही है। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 19 देखो। ही इज़ डैश श्योर अबाउट द कंपनीज रिस्पॉन्स टूवर्ड्स हिज जॉब एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, गौर से सुनना। ही इज़ डैश श्योर अबाउट द कंपनीज रिस्पॉन्स, वो यानी वो अपने कंपनीज़ के रिस्पॉन्स, जो इसने जॉब एप्लीकेशन दी उसके उससे रेलेवेंट उससे कंपनीज़ के रिस्पॉन्स के बारे में वो काफ़ी एक श्योर है, उसे मालूम है कि भाई कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन दिए गए, एक क्वाइट है और एक क्वाइट है। ये दोनों चीज़ें, ये भी क्वाइट है और ये भी क्वाइट है। अब देखो इसको करना है किस तरह से, कौन सा इसमें से अप्रोप्रिएट है। ये जो क्वाइट है QUIET, इसका मतलब होता है खामोश हो जाना, सही है। इसका क्या मतलब होता है? खामोश हो जाना। और ये जो होता है QUITE क्वाइट, ये जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए आपके पास जब कोई फुल इंफॉर्मेशन होती है या किसी भी चीज़ को पूरी तरह से करना होता है, जैसे कि हम लोग कह रहे होते हैं
कि ही इज़ क्वाइट श्योर अबाउट इट, यानी इसको पूरी तरह से मालूम है कि उसकी कंपनी का क्या रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पर चूँकि इस सेंटेंस में ये वाला जो है वो ज़्यादा फिट बैठ रहा है, क्योंकि खामोशी की तो बात ही नहीं हो रही, वरना वो वाला क्वाइट इस्तेमाल करते। सेंटेंस नंबर 20 देखते हैं। डेविड इज़ एन डैश सर्जन। डेविड इज़ एन डैश सर्जन, या इमिनेंट या एमिनेंट। अब देखो ये जो इमिनेंट है ना, इमिनेंट का मतलब होता है आपका कि किसी चीज़ का होना, समथिंग इज़ गोना बी हैपन, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ होने वाली है, तो उसके लिए ये इमिनेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है। जबकि एमिनेंट जो है वो किसी मशहूर शख्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी तो ये वर्ड किसी शख्स की मशहूरी को ज़ाहिर कर रहा होता है कि कोई भी शख्स कोई इतना फेमस है तो उसके लिए। तो यहाँ पे डेविड इज़ एन डैश सर्जन, जाहिर सी बात है मशहूर होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमिनेंट। सेंटेंस नंबर 21 देखते हैं। ही वॉज टोटली डैश व्हेन ही केम टू नो दैट हिज ब्रदर्स इलनेस वॉज इनक्योरेबल। अब सेंटेंस में किस चीज़ की बात हो रही है, यानी ही वॉज टोटली डैश व्हेन ही केम टू नो दैट हिज ब्रदर्स इलनेस वॉज इनक्योरेबल, यानी उसके क्या तासुरात थे जब उसको पता चला कि उसके जो भाई की बीमारी है वो उसका कोई इलाज नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है हम कंफ्यूज तो नहीं होंगे, अम्यूज़ भी नहीं होंगे, अमेज्ड भी नहीं होंगे। अमेज तो खैर वो किसी खुशी के उसमें होगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट है ना वो होगा शॉक्ड। क्या हो जाएगा, शॉक्ड। सो ही वॉज टोटली शॉक्ड व्हेन ही केम टू नो दैट हिज ब्रदर्स इलनेस वॉज इनक्योरेबल। सेंटेंस नंबर 22 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 22 क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी विल प्ले अ की रोल इन डैश फ्यूचर लाइफ स्टाइल्स। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, आई के करके डालते हैं। टेक्नोलॉजी विल प्ले अ की रोल इन टू शेप तो नहीं होगा। शेप ऑफ फ्यूचर लाइफ स्टाइल्स, नहीं ये भी नहीं होगा। शेप्ड फ्यूचर लाइफ स्टाइल या शेपिंग, तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट है ना वो शेपिंग है, सही है। टेक्नोलॉजी विल प्ले अ की रोल इन शेपिंग फ्यूचर लाइफ स्टाइल, सही है। अच्छा, सेंटेंस नंबर 23 देखते हैं। आफ्टर ही हैड डैश फॉर हाफ अ माइल ही पास द स्टिक टू द नेक्स्ट मेंबर। अच्छा, आफ्टर ही हैड, अब देखो ही हैड रैन तो नहीं हो सकता, रैन जो है वो सेकंड फॉर्म होती है आपके पास। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना एक तरह से परफेक्ट टेंस बन रहा है, सही है। रनिंग भी नहीं होगा, रनिंग कंटिन्यूस में आ रहा होता है। बीन रन भी नहीं हो सकता। आफ्टर ही हैड बिन रन फॉर अ माइल, या फिर आफ्टर ही हैड रन फॉर हाफ अ माइल ही पास द स्टिक टू द नेक्स्ट मेंबर। देखो अब यहाँ पे ना फॉर अ हाफ माइल, अब यहाँ पे अगर बीन के साथ रनिंग लिखा हुआ आ रहा होता तब हम उसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट जो नज़र आ रहा है ना, आफ्टर ही हैड डैश फॉर अ हाफ माइल, वो रन है। ये जो वर्ड है ना रन, ये थर्ड फॉर्म है आपके पास, सही है। रन रन रन, तो आपके पास ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा सही तरह से बैठ रही है, सबसे ज़्यादा सुटेबल है। तो आफ्टर ही हैड रन फॉर अ हाफ माइल ही पास द स्टिक टू द नेक्स्ट मेंबर। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 24 देखते हैं। डैश ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स। अच्छा भाई, ओनली अ लिटिल नेशन, और लिटिल नेशन तो होता नहीं है। ओनली फ्यू नेशन, ओनली अ फ्यू नेशन, या ओनली लिटिल नेशन। अब देखो आपको कन्फ्यूजन जो है ना, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ए और डी तो नहीं हो सकता, कन्फ्यूजन इन दोनों में आएगी। ओनली फ्यू नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स, या ओनली अ फ्यू नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स। तो देखो फ्यू के साथ जो है ना आपके पास कभी भी इस तरह की जब सिचुएशन होती है ना, अ फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। ओनली फ्यू नेशंस नहीं होगा, ओनली अ फ्यू नेशंस। जब कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम अ फ्यू की बात कर रहे होते हैं, अ फ्यू का हम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे फ्यू से पहले जो है वो आर्टिकल लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। अच्छा भाई, सेंटेंस नंबर 25 देखते हैं। जॉन लिव्ड इन न्यूयॉर्क डैश 1960 to 1975 बट ही इज़ नाउ लिविंग इन शिकागो। अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें देखो सिंस तो नहीं आ सकता, टिल भी नहीं आ सकता। अब देखो बिटवीन और फ्रॉम की बात आ रही है। यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखो न्यूयॉर्क में रहा 1960 to 1975, इन दोनों की बात हो रही है, सही है। अब दो चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन देखो ड्यूरेशन दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों की बात नहीं हो रही।
अगर सिर्फ दो चीज़ों की बात हो रही होती तो हम बिटवीन लगाते। यहाँ पे ड्यूरेशन दिया जा रहा है आपको 1960 से 1975, तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम। अच्छा भाई, सेंटेंस नंबर 26 देखते हैं। द ब्रिज डैश बाय अ लार्ज शिप ड्यूरिंग अ सडन स्टॉर्म लास्ट वीक। अब द ब्रिज डैश, अब देखो ऑप्शन क्या है, हिट, वॉज हिटिंग, हैड हिट या वॉज हिट। देखो हैड हिट तो नहीं होगा, द ब्रिज हैड हिट बाय अ लार्ज शिप नहीं, द ब्रिज वॉज हिटिंग बाय अ लार्ज शिप ड्यूरिंग अ सडन, तो ये सेंस नहीं बना रहा, सही है, और ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं है। अब हम आते हैं दो ऑप्शन के ऊपर, हिट या फिर वॉज हिट। देखो द ब्रिज डैश बाय अ लार्ज शिप, ये जो है ना एक पैसिव में है, ये सेंटेंस जो है ना आपके पास पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो पैसिव वॉइस में आपके पास आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, आपके साथ उसके साथ एक ना हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ब्रिज वॉज हिट बाय अ लार्ज शिप ड्यूरिंग अ सडन स्टॉर्म लास्ट में, तो ये ऑप्शन डी वॉज हिट जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 27 देखते हैं। डैश इट वॉज सपोज टू बी ईजी टू डू, दे स्टिल फाउंड इट वेरी हार्ड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कौन सा आएगा, डिस्पाइट तो नहीं आएगा, सही है, डिस्पाइट का मतलब होता है बजाय इसके, नेवरदलेस भी नहीं आएगा, इन स्पाइट ऑफ भी नहीं आएगा, तो सबसे अप्रोप्रिएट आपके पास कौन सा है, ऑल्दो। तो ऑल्दो को लगा कर देखते हैं, ऑल्दो इट वॉज सपोज टू बी ईजी टू डू, दे स्टिल फाउंड इट वेरी हार्ड, तो सबसे अप्रोप्रिएट आपके पास कौन सा आ रहा है, ऑल्दो। अच्छा भाई, सेंटेंस नंबर 28 देखते हैं। फ्लावर ऑयल्स आर डैश ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम। अच्छा, फ्लावर ऑयल्स, अब देखो फ्लावर ऑयल्स की बात की जा रही है, आर डैश ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड। अच्छा, अब देखो अमंग एक्सपेंसिव, अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव या फिर बीइंग मोस्ट, फ्लावर ऑयल्स आर अमंग मोस्ट अमंग एक्सपेंसिव ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, नहीं, फ्लावर ऑयल्स आर बीइंग मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ये भी नहीं आएगा, एक्सपेंसिव भी नहीं आएगा। सबसे जो अप्रोप्रिएट है ना वो ऑप्शन नंबर सी है कि फ्लावर ऑयल्स आर अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम, यानी यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है ना इनमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव जो है वो आपके पास क्या है, फ्लावर ऑयल्स, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद 29 आसान सा है। आई टोल्ड यू डैश इट, टू टचिंग नहीं होगा, फॉर नॉट टचिंग नहीं होगा, सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो आपके पास ऑप्शन सी है, नॉट टू टच इट, आई टोल्ड यू नॉट टू टच इट, सही है। जब ये लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, नाइदर जेन नॉर हर ब्रदर्स डैश अ कंसेंट फॉर्म फॉर टुमारोज फील्ड ट्रिप। अच्छा, अब देखो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केस आया है, यहाँ पे क्या है, नाइदर जेन नॉर हर ब्रदर्स। अच्छा, अब देखो इस केस में ना नाइदर और नॉर जब एक साथ आ जाते हैं तो इन केसेस में ना नाइदर नॉर आइदर और, इसमें ना जो कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा वो कौन डिसाइड करता है, वो जो सब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बिल्कुल करीब होता है। यानी यहाँ पर इस केस में जो हर ब्रदर्स, ये जो ब्रदर्स है ना ये आपके पास वर्ब के करीब तरीन है, वर्ब के करीब तरीन जो नाउन होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा वर्ब आएगा। यहाँ पे नॉर हर ब्रदर्स है तो ब्रदर्स ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा, नीड आएगा या नीड्स आएगा, नीड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लोरल नाउन लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब प्लोरल नाउन है तो प्लोरल नाउन के साथ जो है वो नीड आएगा, नीड के साथ एस नहीं आता, तो यहाँ पर जो है वो नीड आएगा। नाइदर जेन नॉर हर ब्रदर्स नीड अ कंसेंट फॉर्म फॉर टुमारोज फील्ड ट्रिप, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन की एक्सरसाइज थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।